सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष है और मैं उनके पीछे घूम रहा हूँ, मैं उनके जिंदाबाद के नारे लगाता हूँ जी। और सचिन पायलट जी यदि किसी मुद्दे को उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, जी। उस मुद्दे पर यदि मैं सोचूं वो संघर्ष कर रहे हैं, जब मैं सोचूं कि नहीं अभी मुझे नहीं आना चाहिए, मेरा राजनीतिक नुकसान हो जाए, तो मैं ऐसी विचारधारा से नहीं हूँ। मैं फायदा नुकसान देख के, राजनीतिक रिश्ते देख के काम नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये संघर्ष और ये जिद जो है ये मुझे विरासत में खून में मिला है, क्योंकि मैंने अपने घर में जब उन सब लोगों को देखा है तो बचपन से ये चीज़ें देखते सीखते सीखते ये हो गया कि हार कभी नहीं मानना है। ये जीवन में एक चीज़ है, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, अनुभव जरूर मिलेगा, बिल्कुल। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे। 24/7 एक सब होता है। जब मैं कहता हूँ मेरा फोन हमेशा 24 घंटे और पूरे 7 दिन ऑन रहता है। कोई रात बिरात भी कोई मुझे फोन कर देता है, कह देता है मेरा हॉस्पिटल का काम पड़ गया या ये इमरजेंसी हो गई, तो मैं समय नहीं देखता हूँ, क्योंकि जिसने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया है वो मुझे कभी भी याद कर ले, क्योंकि इस फील्ड में मैं खुद से आया हूँ सार्वजनिक जीवन। बिल्कुल। तो इसके लिए नींद और दूसरी चीज़ों को यदि हम प्राथमिकता देंगे तो फिर हमें इसमें नहीं आना चाहिए। नमस्कार, लॉयन एक्सप्रेस के कार्यक्रम चेंज मेकर्स में आपका स्वागत है। आज हम रूबरू होंगे बीकानेर के युवा नेता अरुण व्यास जी से, जिन्होंने कांग्रेस की राजनीति में अपनी सौम्य छवि की वजह से बहुत तेजी से अपनी पहचान प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। कार्यक्रम की बात करें चेंज मेकर्स की, तो अरुण जी के नाम पर कुछ ऐसे चेंजेज भी हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन भी है, कुछ ऐसे बदलाव भी है जो उन्होंने संघर्ष के साथ लड़कर हासिल किए हैं, जिन पर भी हम आज बात करेंगे। अरुण जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो अपने राजनीतिक सफरनामे के बारे में बताइए, क्योंकि आपकी पूरी पृष्ठभूमि बीकानेर के लिए, बीकानेर में जो कांग्रेस के जो नींव में काम करने वाले लोग हैं उनमें शामिल रही। आपके दादाजी, आपके परदादा जी, उन्होंने लंबा सफ़र किया है और कांग्रेस को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका रही है। तो सबसे पहले तो अपन आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पे बात करेंगे। सर, राजनीतिक पृष्ठभूमि में मेरे सबसे पहले मेरे परिवार में मेरे दादाजी अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, स्वर्गीय हरिगोपाल जी व्यास जी। मैंने बचपन से देखा मेरे दादाजी हरिगोपाल जी, हरिनारायण महाराज, चतुर्भुज जी, इन सब लोगों को मैंने देखा कि ये जन सेवा का कार्य किस तरीके से करते थे जी। हरिगोपाल जी कभी राजनीतिक किसी पद पर नहीं आए, लेकिन उन्होंने हमेशा एक किंग मेकर बनने की भूमिका जी। गोपाल जोशी जी जब पहली बार विधायक बने तो मेरे दादाजी के वो बहुत ही अजीज और ख़ास मित्र थे और उनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा, जो वो कांग्रेस से पहली बार विधायक। ठीक है। तो मैं ये किस्से सुनता था, परिवार में देखता था कि वो सारी महफिल मेरे दादाजी के नेतृत्व में यहाँ उनकी कोठड़ी में, मूमल गार्डन में बैठ के वो होती थी चर्चाएं, और समाज सेवा का किसी का भी पारिवारिक सामाजिक कोई भी समस्या और वो उनके पास लेके आता तो वो तत्परता से उसके लिए तैयार खड़े जी। उनके पीछे पीछे मेरे दादाजी के छोटे भाई हरिनारायण जी, उनको भी जब देखा कि किसी का पारिवारिक कोई विवाद है और वो कोई उनके पास में आ गया कि मेरी ये समस्या है और इसका ये समाधान है, तो उसको अपने ही परिवार का एक परिप्रेक्ष्य समझ के और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। राजनीति में चतुर्भुज जी जो थे वो सक्रिय राजनीति में सबसे ज़्यादा आए। चतुर्भुज जी पहले पार्षद बने, फिर यहाँ नगर परिषद के सभापति भी रहे और जनसेवा के उन्होंने बहुत कार्य किए। सामाजिक पृष्ठभूमि में रूप किशोर जी व्यास मेरे चाचा जी है, रूपा महाराज के नाम से जो फेमस है। 35-40 साल से वो अपने संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीबीएम हॉस्पिटल में, वो समाज सेवा वहाँ करते हैं। और पीबीएम में जिसका कोई धनी दोरी नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं बहुत गर्व से कहता हूँ, तो वहाँ कहते हैं उनके लिए रूपा महाराज। बिल्कुल है। तो जब मैं कहीं सार्वजनिक सामाजिक ऐसे कार्यक्रमों में जाता और वहाँ पारिवारिक ऐसी चर्चाएं जब मैं सुनता था कि कोई कहता कि भाई अच्छा आप रूपा महाराज के भतीजे हो, वहाँ मेरे को खून की ज़रूरत पड़ी तो महाराज ने 2 मिनट में व्यवस्था करा दी, वहाँ आईसीयू की ज़रूरत थी उन्होंने करा दी। कोई कहता चतुर्भुज जी चेयरमैन थे तो हमें तो पट्टे ऐसे मिल गए, हमारा वो काम पड़ा तो हमें तो खड़े खड़े उन्होंने वो काम कर दिया। हरिनारायण महाराज थे जब यूआईटी के ट्रस्टी थे तो ना हमारी ऐसी मदद करी। हरिगोपाल जी थे तो हम उनके पास ये समस्या लेके गए और उन्होंने हमारा समाधान करा दिया। तो एक सेवा का जज्बा था दिमाग में कि हमारे परिवार की एक परंपरा रही है कि किसी भी ज़रूरतमंद कोई भी अपने घर पे आया और उसकी मदद के लिए, तो मेरे मन में भी ऐसा था कि मुझे भी इस तरीके से सार्वजनिक जीवन में आना चाहिए और लोगों की मदद का हमेशा प्रयास करना चाहिए। सेवा का जज्बा था और उसके बाद में आपको यूँ लगा कि राजनीति में अगर आप आकर के सेवा करेंगे तो शायद बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन ऐसा
हमारे सामने आया, जो कि आपका पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसमें ऐसा लगा कि आपसे पहले आपके परिवार के बहुत सारे लोगों ने पार्षद का चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हारते गए। एक लंबी फहरिस्त थी कि वो 3 या 4 ऐसे लोगों की थी, और उसके बाद में आपने जब टिकट की मांग की तो आपके टिकट को ये कहते हुए मना कर दिया गया कि तुम वहाँ से जीत नहीं पाओगे। मतलब आपके बारे में ये है कि आप वर्जित क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे वोटर नहीं होते हैं वहाँ पे प्रवेश करते हैं और आप वोट लेकर के आते हैं। मैं यूथ कांग्रेस के चुनाव की बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले पार्षद के चुनाव की बात करूंगा, जो परिसीमन के बाद में 8 नंबर एक जो वार्ड बना, उसके टिकट के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ी, और मशक्कत न सिर्फ टिकट लेने के लिए करनी पड़ी बल्कि जीतने के लिए भी करनी पड़ी। तो वो क्या कथा थी, उसके पीछे एक पूरी कथा और अंतर कथा दो पैरेलल चलती है कि आपने बहुत प्रयास किया, आपको बार बार मना किया गया, न सिर्फ टिकट बांटने वालों ने मना किया बल्कि परिवार में भी जब आप टिकट लेकर के आगे तो लगा कि यार ये तुमने क्या किया, ये क्या कहानी थी? उसके पीछे एक लंबी कहानी ऐसी है कि पहले ये शुरुआत में जो 8 नंबर वार्ड है वो 1 नंबर वार्ड हुआ करता था। ठीक है। और उस वार्ड से मेरे चाचा जी रूप किशोर जी चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए। परिसीमन हुआ जब वो वार्ड नंबर 31 बन गया। ठीक है। तो उस वार्ड से होलसेल भंडार का चुनाव मेरे भाई को लड़ाया, चाचा जी के लड़के को, वो भी उस चुनाव से होलसेल भंडार का चुनाव आ रहा था। बुआ जी मेरे उस वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो वो भी उस वार्ड से चुनाव हार गए थे। ठीक है। दोबारा जब परिसीमन हुआ 2009 में, तो उस परिसीमन में ये वार्ड नंबर 8 बन गया। और उस परिसीमन के बाद में हमारे वोट जो है वो दूसरे वार्ड में हो गए 16 नंबर में, और 8 नंबर परिसीमन एक अलग वार्ड हो गया। तो मेरी इच्छा एक दिमाग में थी कि भाई मुझे इस वार्ड से चुनाव लड़ना है, और जब हम 2-3 चुनाव उस वार्ड में हारे हैं किसी भी कारणों से, क्योंकि टिकट नहीं मिला है, निर्दलीय लड़े हैं और एक से ज़्यादा एक ही परिवार रिश्तेदारी में लोग लड़े हैं, तो उन समीकरणों में हमें वो जीत सफलता नहीं मिल पाई। तो मेरी इच्छा थी कि भाई हम उस वार्ड में ही जाके चुनाव लड़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो वार्ड चेंज होकर परिसीमन में दूसरा बन गया, तो फिर भी मेरा जिद था कि उसी एरिया से चुनाव लड़ना। ठीक है। तो तत्कालीन जिलाध्यक्ष जनार्दन जी कल्ला थे, मैंने उनसे निवेदन करा कि आप मुझे इस वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए टिकट दीजिए। तो उनकी सोच ऐसी थी कि भाई जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो वो सबसे पहले अपने परिवार के, रिश्तेदार के वोट वहाँ देखता है, अपने समाज जाति के लोगों के वोट जीत की गुंजाइश देखते हैं। तो वो समीकरण उनके हिसाब से उसी अनुरूप बैठते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे खुद का ही वोट नहीं है तो तुम चुनाव कैसे? अच्छा, उस वार्ड से आपका भी वोट नहीं था? मैं खुद भी उस वार्ड में नहीं था। तो ठीक है, उनका इस वार्ड को लेकर ऐसा था कि भाई आप चुनाव नहीं जीत पाओगे, खुद का ही वोट नहीं, आपको लोग कैसे वोट देंगे? ठीक है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी, हम लोगों ने कई दिनों तक उनको प्रेशराइज किया, जो हमारे साथ जो एक युवा टीम थी उन लोगों ने भी उन पर दबाव बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। कई दिनों तक हम लोगों ने उनके घर के बाहर चक्कर निकाले। तो फाइनली वो इस बात पर कन्विंस हो गए, लेकिन उसके पीछे भी उनका लॉजिक था कि भाई मुझे नहीं लगता कि आप ये चुनाव जीत पाओगे, लेकिन आप इतने लोग यदि इसके लिए कह रहे हो तो मैं आपके भरोसे पर ये टिकट दे रहा हूँ, इतने युवाओं के भरोसे पर टिकट मैं दे रहा हूँ, जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। तो वो जो सब लोग टिकट के लिए दौड़ रहे थे, मैंने उन लोगों को कहा देखो टिकट तो हम सब करके आगे उनसे फाइनल बात, अब चुनाव नहीं जीते ना तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती की संकट बड़ा हो जाएगा। सही है। तो घर में उसके बाद में मैंने जाके चर्चा करी कि इस तरीके से मैंने उस वार्ड से चुनाव लड़ने की इच्छा है और मैं जनार्दन जी से इसको लेके टिकट की चर्चा करके आया हूँ, और कई दिनों के प्रेशर के बाद फाइनली उन्होंने हाँ कह दिया। तो घर में भी इस बात को लेके वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, उनको लग रहा था कि भाई अभी तो पीछे चुनाव में हम लोग इस तरीके से हमारा रिजल्ट रहा है, और अभी राजनीतिक रूप से किसी के दिमाग में नहीं था आगे चुनाव को लेके। घर में 2 शादियां भी थी, तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई बिना तैयारी कैसे चुनाव, एटलीस्ट आपको घर में चर्चा करनी चाहिए थी। ठीक है। तो अर्नैंड महाराज ने सब लोगों को बिठा के, परिवार के जितने भी सदस्य थे, और उनको फाइनली कह दिया कि भाई अब ये टिकट की इसने जिद कर ली और चुनाव लड़ना है इसको, तो हम लोगों को इसके साथ खड़ा होना है। हार जीत जो भी होगी वो परमात्मा तय करेगा, लेकिन हम पीछे नहीं है। पीछे फिर क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा? तो सबके सहयोग से, परिवार का साथ रहा, युवाओं की एक अच्छी टीम सब साथ थे, मिलके हमने चुनाव लड़ा और चुनाव हम जीते वो 35 वोटों से जी। और ये रहा कि कांग्रेस उससे पहले भी उस वार्ड में नहीं जीती थी, और उसके बाद में भी जो पहले चुनाव में मुझे कह रहे थे टिकट के लिए मना कर रहे थे, अगले चुनाव में वही जनार्दन जी मुझे बुला के ये कहते हैं कि इस वार्ड से, वार्ड के लोग कहते हैं कि आपके अलावा जीत नहीं पाएंगे, तो वार्ड महिला हो गया तो आप अपनी या तो माता जी को चुनाव लड़ाएं या आप अपनी घर से धर्मपत्नी को चुनाव। बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा साहब हमको तो ये एक चुनाव जीत गए, और हमें इस वार्ड से ये मैसेज नहीं देना कि हमारी बापूती है। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि कोई और भी इस वार्ड से चुनाव लड़े और जीते, इसलिए आप किसी और को मौका दो, और जिसको टिकट दोगे हम उसके साथ होंगे पूरी ईमानदारी। बिल्कुल ठीक है।
इस तरह से आप एक चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद में ये साबित हो गया कि वो पार्षद का जो चुनाव है वो आपके लिए एक तरह से मतलब एक कदम आपका जो था वो आगे बढ़ा। लेकिन इसके साथ ही एक और बात आती है कि चूंकि आपकी जो पूरी की पूरी युवा टीम थी जिसकी वजह से आपको टिकट मिला, तो आपके मन में ये भी था और एक युवा नेतृत्व जिसकी ज़रूरत थी कांग्रेस को, उसके रूप में भी उभर रहे थे। और इस तरह से एक प्रसंग ये भी आता है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में आपने कोर्ट तक पहुँचे आप। कोई ऐसा मसला आ गया था कि आपका जो वोट है वो पूर्व की बजाय पश्चिम के बजाय पूर्व में हो गया था, और वो एक चेंज मेकर वाला था कि पहली बार मुझे लगता नहीं है कि देश में कभी भी इस तरह का कुछ हुआ होगा कि कोई प्रत्याशी है वो अपने हक को लेकर के कोर्ट की शरण में गया हो, और फिर शायद आपको कोर्ट ने स्टे भी दे दिया था, कुछ इस तरह का हुआ था। तो वो क्या था और फिर उस चुनाव के परिणाम क्या रहे? एक्चुअल में यूथ कांग्रेस का 2010 के चुनाव थे। राहुल गांधी जी ने एक संगठन में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि आप खुद आगे आके चुनाव लड़िए और नेता बनिए। तो मैंने 2010 में ये प्रयास करा कि मैं बीकानेर पश्चिम विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव लड़ूं और अध्यक्ष बन के और संगठन में काम कर पाऊँ। जी। तो किसी कारणवश मैं वो चुनाव नहीं लड़ पाया 2010 में। तो 2013 के लिए मैंने 3 साल तैयारी करी, मेंबरशिप जब हुई अच्छी। स्क्रूटनी में हम लोग थोड़ा सा उसको देख नहीं पाए, और हमारे मेंबर्स जो थे जिसमें मैं भी शामिल था, मेरा नाम पश्चिम की जगह बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पूर्व की वोटर लिस्ट में हो गया, चला गया। तो जब हमने उसको चेक किया तो उन्होंने कहा भी आप स्क्रूटनी में आपको चेक करना चाहिए था। तो मुझे ये नहीं पता था, अब युवा जोश था, हमने सिस्टम के फेम में हमें जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग उसमें नहीं जाके उस जोश में जो है वो हम लोग कोर्ट में मैंने उसको इस मसले को रख दिया था स्टे मांगने के लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो कोर्ट ने उसमें स्टे भी दे दिया था, लेकिन तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान जी थे और दीपक राठौड़ जी हमारे ईसी थे, उनके बीच में हमारे इसमें करने के इस प्रकरण में संज्ञान लेने के बाद में, और मेरा नाम उन्होंने एक रिलीफ दे दिया कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो उसको हम बाद में भी दे दें। तो पूर्व से पश्चिम में उन्होंने मेरा आपका नाम ट्रांसफर किया। बहुत बढ़िया। हालांकि मैंने उनको एक लिस्ट दी थी कि मेरे इतने मेंबर हैं और उनमें इतने लोग आपने पूर्व में कर दिए जी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब बाकी किसी को नहीं करेंगे, एक सिंगल आपको कर देंगे ताकि आप चुनाव लड़ पाओ जी। तो मैंने हालांकि उसमें भी अनकंडीशनल उनको ये कहा था कि संगठन के लिए मैं हमेशा साथ हूँ, ऐसा इसलिए नहीं कि मेरे को अध्यक्ष ही बनना है। बिल्कुल। अब जानकारी के अभाव में कोर्ट में भले चले गए हों, लेकिन संगठन सर्वोपरि है। तो चंद्रभान जी ने भी इस बात को पसंद किया और अप्रिशिएट किया कि भाई नहीं, इसका एक का नाम इसी को बोला कि आप इनका दीपक राठौड़ जी को इनका पश्चिम में करिए ताकि ये चुनाव लड़ पाए। आप चुनाव लड़े? और मैं चुनाव लड़ा, सबके सहयोग से अध्यक्ष भी बना। अच्छा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आप? बिल्कुल, यूथ कांग्रेस का। हालांकि उस टाइम में मेंबरशिप जो हम लोगों ने करी उसमें काफ़ी लोगों के नाम नहीं जुड़ पाए, लेकिन लोगों का एक स्नेह साथ रहा और जो टीम साथ में काम कर रही थी सबके संपर्क से सहयोग से ऐसा हुआ कि जो मेंबर्स वाले किसी ने बनाए हो, लेकिन वोटिंग हमें अच्छी हुई और सबसे ज़्यादा वोट पड़े। तो उसके बाद में आपका सफ़र शुरू हुआ और एक युवा नेता के रूप में आप आगे बढ़ते रहे। मैं तो मानता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। अब ठीक है, नेता से संबोधन कोई भी करे, पर मुझे लगता है कि मैं एक वर्कर हूँ पार्टी का। इस जो आपकी कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, उसको कांग्रेस ने भी देखा है। और मेरी जानकारी में ये है कि एक जवाहरलाल नेहरू के नाम से बच्चों का एक संगठन बच्चों के लिए एक बनाया गया, जिसकी अंतर्धारा में तो ये था कि कहीं ना कहीं जो संघ है या आरएसएस है वो जिस तरह से बच्चों को नर्चर करती है, बच्चों को तैयार करती है, उस तरह से नहीं, लेकिन उसके समानांतर आप भी एक बच्चों का एक संगठन तैयार करें, बच्चों को एक देश के प्रति जो भी जानकारियां होनी चाहिए, कांग्रेस की जो जानकारी होनी चाहिए, ऐसा कोई संगठन बनाया गया था। और उसके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप पहले प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे, शायद अध्यक्ष थे या संयोजक थे, कुछ थे, वो क्या था? एक्चुअल में जवाहर बाल मंच करके, जवाहर बाल मंच, AICC ने डिपार्टमेंट बनाया। ठीक है। और जैसे अलग अलग विभाग हैं, SC, माइनॉरिटी, OBC, वैसे एक डिपार्टमेंट जवाहर बाल मंच करके राहुल गांधी जी ने इसको मान्यता दी। ठीक है। हमारे नेशनल जो इसके चीफ थे उन्होंने राहुल जी के आगे जब इनकी प्रेजेंटेशन रखी, डॉक्टर GV हरी जी ने, कि हम किस तरीके से बच्चों को आगे लाने का काम करेंगे, उनकी शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं, खेलकूद की गतिविधियाँ हैं, उनके माध्यम से बच्चों की प्रतिभाओं को आगे लाने के। तो हम लोग ये चाहते, राहुल जी की विचारधारा ये थी कि RSS जो है वो तोड़ने का काम करती है और कांग्रेस जोड़ने का काम करती है। अच्छा, ठीक है। तो इसके पीछे भी विचारधारा ये थी कि बच्चों को किस तरीके से हम जोड़ पाएँ, वो एक अच्छे हेल्दी माहौल में उनकी शिक्षा उन्हें मिल पाए। तो PCC का डिपार्टमेंट था,
उन डिपार्टमेंट्स में एक बड़ी बात थी कि एक डिपार्टमेंट का मेरे को चेयरमैन बनाया गया, आप चेयरमैन थे स्टेट का जो है। ठीक है। तो ये जिम्मेदारी मेरे को मिली और 2 साल मैंने उसमें अच्छे से काम भी किया। तो इसका हालांकि 1 ही साल का कार्यकाल रहता है, मुझे दूसरी बार फिर उसमें अच्छा, उन्होंने रिन्यू extension करके मिला आपको। एक्सटेंशन दिया जी और 2 साल मैंने इसमें काम किया। जी तो हमने हमेशा कोशिश करी कि सर्वसमभाव से कैसे बच्चों को जो है वो उसमें कर सकें, जातिगत भेदभाव नहीं हो, संविधान की वो भूमिका को, मेन आत्मा को समझ पाएं। तो अभी भी उसी- ये जो विभाग है वो काम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा काम कर रहा अच्छा, है। और इसका काम यही होता है कि भाई आप बच्चों को देश के प्रति, स्वाभिमान के प्रति। राहुल गांधी जी ने खुद ने भारत जोड़ो यात्रा में इसको जी। बहुत अच्छे से प्रमोट किया और जिस स्टेट में यात्रा जाती थी जी राहुल जी जो है वो बच्चों से इंटरेक्ट भी होते थे। Interact फिर करते थे। बीजेपी ने जो है वो इसकी शिकायतें चुनाव आयोग में करी कि ठीक बच्चों है। का पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं, ठीक बात है। जबकि उसके पीछे ये विचारधारा नहीं होती थी। ये होती थी कि जब हमने कोई इवेंट कराया उन बच्चों को हम सम्मानित करा पाएं ठीक है। और एक लीडर से करा पाएं जो उनको भी लगे कि हमें राहुल गांधी से एक पुरस्कार मिला है। तो राजस्थान आते आते ये संभव नहीं हो पाया, जबकि ये शेड्यूल में था कि राजस्थान में भी एक ऐसा प्रोग्राम होना था दौसा या कोटा के अंदर जो है। जी जी, नहीं उस वक्त तो आपकी सरकार थी, हो सकता था ये कार्यक्रम। लेकिन वो इसी में जब उन्होंने कर दिया इलेक्शन कमीशन कमिश्नर का में तो BJP वो ने, उसके उसको इफेक्ट आने शुरू इफेक्ट के हो गए। चलते एक बार उसको रोक दिया गया था। ठीक है। लेकिन आप- राहुल जी खुद इसको बहुत प्रमोट कर रहे थे, उनको ये थीम बहुत पसंद आई इसकी। राहुल गांधी जी से मिलना आपका कभी हुआ, कैसे हुआ? राहुल गांधी जी से यूथ कांग्रेस ने एक प्रोग्राम कराया था जिसमें स्टेट लेवल पर हाई लेवल परफॉर्मर थे उन 70 लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी ने दिल्ली में उन लोगों को इंटरेक्ट करने का अवसर दिया जिन्होंने कोविड में बहुत अच्छा काम किया था। जी। तो आईवाईसी की SOS आईवाईसी करके एक मुहिम थी इंडियन यूथ कांग्रेस की, जिसमें आप सोशल मीडिया पर हैशटैग करके भी चलाते हो SOS करके। ठीक है। तो आपको ब्लड चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, फूड बिल्कुल, पैकेट्स चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी चाहिए तो वो आपकी मदद के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस का वर्कर तैयार मिले। मिलेगा। तो हमने यहाँ जब कोविड का 2 साल का टाइम था तो हमने यहाँ पर जनता रसोई भी खोल रखी थी, हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, प्लाज्मा डोनेशन का किया, राशन किट भी बांटे। तो सेवा का हर वो प्रयास हमने किया जिससे लोगों तक हम जुड़ सकते थे। तो उसकी वजह से इंडियन यूथ कांग्रेस ने उन वैसे लोगों को जिन्होंने यूथ कांग्रेस की इस थीम को सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के काम किया, उनको प्रमोट करने के लिए राहुल जी से मिलने का एक अवसर दिया था। जी। अरुण जी, आप राजनीति में एक सौम्य चेहरे हैं, बहुत विनम्र भाव की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन आपके साथ लगातार ऐसा होता है कि आपके अंदर संघर्ष का बड़ा मादा है। चाहे यूथ कांग्रेस की बात करें, चाहे पार्षद के टिकट लेने की बात करें, या विपरीत परिस्थितियों में जब सचिन पायलट के साथ कोई नहीं था। बीकानेर में तो सबको डर लगता था कि सचिन पायलट का अगर कोई फोटो लगा लिया, हमने कार पे लगा लिया, घर पे लगा लिया, तो शायद हमारे पर कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे समय में आपने सचिन पायलट के होर्डिंग्स लगाए, उनको उनके साथ कभी भी जब भी आपने मुलाकात की तो मीडिया से छिपाया नहीं, अपने सोशल मीडिया पे भी किया। ये जो सचिन पायलट के प्रति, क्योंकि कांग्रेस के नेता है, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, या कोई भी हो, हर आदमी की अपनी एक पसंद होती है और पसंद का नेता होता है। लेकिन वो एक ऐसा दौर था जब लोगों को ये डर लगता था कि अगर हमने सचिन पायलट के साथ अपना नाम जोड़ दिया तो शायद हमारे पर कार्रवाई हो जाएगी या हमें पीछे फेंक दिया जाएगा। उस समय में आप बड़े दबंग तरीके से सचिन पायलट का जन्मदिन भी मनाते थे, उनके साथ कोई सोशल मीडिया पे कोई आप मिले हैं तो उनके फोटो भी लगाते थे, उनकी स्टेटमेंट अगर कोई ट्वीट किया, उन्होंने ये कुछ किया तो उसको आप जारी करते थे। तो ये कैसे सचिन पायलट आपकी पसंद बने और आज कैसे रिलेशन है उनके साथ आपकी? देखिए, मैं 2018 में पहली बार सचिन पायलट जी से मिला था, जब वो बीकानेर में मेरा बूथ मेरा गौरव करके, बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो करके, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ, वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे डिस्ट्रिक्ट घूम रहे थे, सब जगह ऐसे घूम रहे थे। और बीकानेर का कार्यक्रम था यहाँ सीताराम भवन में। तो वो प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उस समय विधानसभा अध्यक्ष था यहाँ का। जब हमारे क्षेत्र में वो आ रहे थे तो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत के लिए हम लोगों ने एक बड़ा एफर्ट्स करके उनका जोरदार स्वागत किया था। पहली बार मेरी मुलाकात उनसे वहाँ हुई और जब मेरी कुछ देर की उनसे चर्चा हुई, उसके बाद जब मैंने उनका ओजस्वी भाषण सुना जी, तो मुझे लगा कि ये लीडर ऐसा है जो युवाओं को प्रमोट करने की बात करता है, उनको आगे लाने की बात करता है, उनके हक की बात करता है। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और पहली बार जब मैं उनसे वहाँ जुड़ा तो उसके बाद में मेरी भावनाएं उनसे जुड़ के रह गई। और लॉयल्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल, राजनीति में तो ये पे करती है। जी, मैं 3 पीढ़ियों से हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा है। जी,
तो हमारी उस पार्टी के प्रति निष्ठा है, हमारी लॉयल्टी जो है, हम यदि किसी व्यक्ति से जुड़ गए तो परिस्थितियां देख के नहीं। जी यदि सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष है और मैं उनके पीछे घूम रहा हूँ, मैं उनके जिंदाबाद के नारे लगाता हूँ, जी और सचिन पायलट जी यदि किसी मुद्दे को उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, जी, उस मुद्दे पर यदि मैं सोचूं वो संघर्ष कर रहे हैं, जब मैं सोचूं कि नहीं अभी मुझे नहीं आना चाहिए, मेरा बहुत राजनीतिक खूब, नुकसान हो जाए, बहुत खूब, बहुत तो मैं ऐसी विचारधारा से नहीं हूँ। मैं फायदा नुकसान देख के, राजनीतिक रिश्ते देख के काम नहीं करता हूँ। मेरी यह है कि यदि मुद्दा उन्होंने उठाया और वो वास्तव में सही है और भावना से हम उस बात का समर्थन करते हैं, तो मैं खुलकर उनके साथ सड़कों पर जाऊँगा। क्या इन सब का नुकसान आपको झेलना पड़ा? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नुकसान जैसी है, क्योंकि सचिन पायलट जी ने कभी ना तो पार्टी विरोधी ऐसा कोई काम बिल्कुल किया बिल्कुल और ना कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट पार्टी ने दिया है। जी तो वो बहुत विजनरी लीडर हैं, जी। तो मुझे कभी इस चीज़ का नुकसान नहीं। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो बार बार पिछले 2 3 4 महीनों से तो ये खबरों में भी आने लगा है कि शहर कांग्रेस के अध्यक्ष बदलेंगे, ठीक। और अगर वो अध्यक्ष बदलेंगे, अगर की बात कर रहा हूँ क्योंकि बीकानेर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करूँ तो मुझे लग रहा है 12 13 साल से एक ही व्यक्ति इस पद पर है, और बदलाव की मांग भी हो रही है, बेमानी भी नहीं हो सकती है मांग। तो उसमें आपका नाम सबसे आगे आ रहा है कि अरुण व्यास को अध्यक्ष बनाना चाहिए, तो इसकी आपके पास क्या तैयारी है? देखिए, लंबा थोड़ा एक एक्सपीरियंस हो गया संघर्ष का, जी क्योंकि जब सरकार होती है, जब अलग बात होती है, और विपक्ष होता है, तो उसमें मुद्दे उठाना, लोगों के काम करना, संघर्ष करना, वो एक बड़ी बात होती है। जी तो यूथ कांग्रेस के खाते में तो हमेशा संघर्ष ही आता है। बिल्कुल। तो हमें एक वो बड़ा अनुभव है इसका, संघर्ष जी का। एक युवाओं की अच्छी टीम भी है जो साथ में काम कर रही है। आज दिल्ली, जयपुर जब भी विपक्ष में रहते हुए प्रदर्शन हुए हैं, तो मुझे ये कहते बड़ी खुशी होती है कि हमारी संख्या वहाँ सबसे ज़्यादा होती थी। जब भी ठीक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमें कोई जिम्मेदारी देते हैं कि आज हम संसद घेराव कर रहे हैं, आज हम जी विधानसभा घेराव कर रहे हैं, जी वो कहते हैं आप 200 लोग लेके आओ, मैं कहता मैं 250 लेके आऊँगा। ठीक है। वो कहते हैं 2 बस लेके आओ, मैं कहता हूँ मैं 3 लेके आऊँगा। हम ट्रेन के डिब्बों में, रेल लोकल डिब्बों में बैठ के जाते थे, बसें भर भर के वहाँ जाते थे। तो उन सब लोगों ने वो संघर्ष देखा है कि हमने पार्टी के लिए ज़मीनी धरातल स्तर पर काम किया है और संघर्ष करने का हम मादा रखते हैं। जी तो उसको देखते मुझे लगता है कि पार्टी यदि बदलाव करती है तो निश्चित रूप से मुझे मौका देगी। और एक समय की आज ये मांग भी है कि धरातल पर यदि संगठन को मजबूत करना है तो हमें एक लंबे समय से युवाओं को आगे लाना चाहिए, बदलाव करना ही चाहिए। बदलाव करना चाहिए, बदलाव की भी मांग है। और इस बदलाव की मांग के तहत आपने पिछली बार विधानसभा में एक प्रत्याशी के तौर पे भी बहुत आजमाइश की थी। आपने कहा था कि बीकानेर विधानसभा पश्चिम से अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं जीत की स्थितियां बनाऊंगा। उसके बाद में कांग्रेस ने टिकट हालांकि रिपीट ही किया और डॉक्टर बी डी कल्ला जी को दिया, वो जीत नहीं पाए। क्या आपको लगता है कि इस तरह की स्थिति में जब डॉक्टर बी डी कल्ला नहीं जीत पाए, आप जीत सकते थे? किस तरह की स्थितियां बनती? देखिए, 18 के चुनाव में भी मैंने टिकट मांगा था। जी टिकट पार्टी का डिसीजन था, नहीं मिला। कल्ला जी 2 बार हारे हुए थे, फिर भी तीसरी बार उन्हीं को टिकट दिया गया और कुछ परिस्थितियां, घटनाक्रम हुए, उससे हम लोग वो चुनाव जीत पाए। हम सब लोगों ने मेहनत करी और उसका नतीजा रहा कि 6000 कुछ वोटों से हम लोग वो चुनाव जीते। 23 का चुनाव था, जगह जगह पर सर्वे के माध्यम से ये बातें आ रही थी, मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स में, कि बीकानेर पश्चिम का जो सर्वे है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी हार रही है और पार्टी कुछ टिकटों को बदलेगी। तो मेरी भी ये लीडरशिप से मांग थी कि यदि पार्टी इस सीट को बदलती है तो युवा होने के नाते वो मुझे मौका दे। जी कल्ला जी ने 1-2 बार किसी मीडिया में ये बोलते हुए कहा था कि बीकानेर में कोई युवा तैयार नहीं है। युवा तैयार नहीं। तो मैंने उनकी बात का एक सिर्फ रिप्लाई किया था कि युवा तो यहाँ पर तैयार है। आप कल्ला जी जब पहली बार विधायक बने, मेरे हिसाब से ये बात है 1980 की, उस टाइम उनकी एज सिर्फ 31 थी। 31 साल की उम्र में पार्टी ने मौका दिया और वो विधायक बने। जी तो कल्ला जी को भी आगे आके किसी युवा पर हाथ रखना चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए। ये आपने उस वक्त कहा था। जी, और मैं आज भी ये कहता हूँ कि कल्ला जी हमारे बहुत सीनियर और सम्मान्य नेता है। जी और उनको दिल बड़ा रखते हुए युवाओं को आगे लाना चाहिए, सत्ता और संगठन दोनों में देना चाहिए, क्योंकि हम पैरेलल लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे तो भविष्य की राजनीति किस तरीके से हम करें। प्रकारांतर से अरुण जी आप ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को तैयार करने में बहुत देर कर दी और राहुल गांधी जो एक नए सिरे से काम को शुरू कर रहे हैं उससे आपको एक आशा जगती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी देरी नहीं करी जी, पर कांग्रेस ने तो हमेशा युवाओं को प्रमोट करा। आज यूथ कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी का ही विजन है। बिल्कुल बिल्कुल। जब राहुल जी ने इस व्यवस्था को लागू किया उससे पहले तो यूथ कांग्रेस में 50-50 साल के लोग पदाधिकारी होते थे। जी कहीं जाते और इस बात को होता ये राहुल जी ने ऐसी खबरें भी बनती थी। और ऐसा होता था कि जो जिस जगह पर नेता छत्रप है, जहाँ पर उसका प्रभाव है, वही अपनी मर्जी से वहाँ का अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी बनाता था। तो इस सिस्टम को बदला राहुल जी ने। जो गरीब है, कोई गांव में ढाणी में बैठा कमजोर आदमी, किसी भी समुदाय का हो, दलित वर्ग से हो, पिछड़े वर्ग का हो,
सबके लिए व्यवस्था करी कि आप चुनाव लड़के नेता बनो, आपको जी। किसी नेता के भरोसे रहने की जरूरत नहीं नहीं। है। तो ये राहुल जी ने हमें एक मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, जी, जभी जी। तो हम लोग आज एक विधानसभा की टिकट की बात कर पा रहे थे। यदि वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता जी। तो शायद आज हम उसकी भी बात नहीं कर पाते। इसलिए एक कांग्रेस ने तो हमेशा युवाओं को आगे लाने की। एक आपका पूरा का पूरा अगर कैरियर देखा जाए तो पद और प्रतिष्ठा तो अलग बात है, लेकिन संघर्ष आपने खूब किया है। इस संघर्ष की जो ताकत है वो आप कहाँ से लाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये संघर्ष और ये जिद जो है ये मुझे विरासत में खून में ही मिला है। जी। क्योंकि मैंने अपने घर में जब उन सब लोगों को देखा है तो जी। बचपन से ये चीज़ें देखते सीखते सीखते ये हो गया कि हार कभी नहीं मानना है। ये जीवन में एक चीज़ है, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी कि अनुभव जरूर मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमने ये प्रयास किया, हमें ऐसा नहीं मिला, हमें वैसा नहीं। मैं उनको कहता हूँ कि कल क्या मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन आज हमें जो मिला है हमें उसका आनंद करना चाहिए। हम राइज तो हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए मैं कभी भी ऐसा नेगेटिव नहीं सोचता हूँ और संघर्ष में भरोसा रखता हूँ। मुझे पता है कि संघर्ष करने वाले को सफलता जरूर मिलती है। जी। हो सकता है उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगे, जी। जी। कई बार सफलता एक बार में मिल जाती है, कई बार 2 या 3 बार में मिलती है, लेकिन संघर्ष कभी बेकार नहीं रहता। जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में अगर देखें तो उसमें एक चीज़ उभर करके आती है कि लगभग आपके परिवार में सभी लोगों को पहलवानी का शौक रहा। जी। खेल कूद में आप बहुत आगे रहे। तो राजनीति में आने से पहले आप खेल कूद की गतिविधियों में रहे थे, उसके बाद में अभी भी आप ये कर रहे हैं। किस तरह से इन सब चीज़ों को आपका रहा? कुश्ती और पहलवानी ये मेरे घर में मेरे दादाजी से जी। मैंने देखा वो करते थे, और पहलवानी का जब उनको शौक था तो मुझे भी एक शौक लगा कि मुझे एक जिम खोलना है, और जिम भी ऐसा होना चाहिए जब उस जिम के जो खिलाड़ी उस जिम में कसरत करने वाले जो हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे बीकानेर प्रदेश का नाम रोशन करें। ठीक बात है। तो हमने 2001 में जो है वो मरुधर जिम की हमने स्थापना करी, की। और आज करीब करीब हमें 23 साल 23 साल हो गए। बिल्कुल। इन 23 सालों में हज़ारों बच्चों को हमने एक्सरसाइज कराई होगी, और मुझे बड़ी खुशी के साथ गर्व के साथ ही कहता हूँ जी। कि उनमें से हमने सैकड़ों बच्चों को स्टेट लेवल पर चैंपियन बनाया, मेडल जीते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चैंपियन बने, जी। नेशनल लेवल पर मेडल जीत के हैं, और जी। अलग अलग विभागों में राजकीय सेवाओं में है, कोई राजस्थान पुलिस में है, जी। कोई चिकित्सा विभाग में, कोई पंचायती राज में। तो एक खुशी होती है कि जब जिन लोगों को हमने कोई एक सपना दिखाया था कि आप मेहनत करिए और आपको ये आगे मुकाम होगा, जी। तो उस मंजिल तक वो पहुंचते हैं, तो जितनी खुशी उसको हुई है उससे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। लेकिन उन लोगों को जो इतने सालों में, मुझे मोटा मोटा आइडिया है कि करीब 40-45 हज़ार लोगों को मैंने एक्सरसाइज कराई होगी। उन लोगों का जो प्यार और साथ रहा ना, मेरा राजनीतिक रूप से मुझे लगता है वो मेरा एक बैकबोन रहा। उन लोगों का हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रहा, हर परिस्थिति में वो मेरे साथ रहे, जब भी मैं ये संघर्ष कर पाता हूँ। जी। 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 और उनके लिए भी, और बाकी जो लोग हैं, मैं एक 24/7 एक शब्द होता है जब मैं कहता हूँ मेरा फ़ोन हमेशा 24 घंटे और पूरे 7 दिन ऑन रहता है। ऑन रहता है। ठीक कोई है। रात बिरात भी कोई मुझे फ़ोन कर देता है और कह देता है मेरा हॉस्पिटल का काम बढ़ गया या ये इमरजेंसी हो गई, तो मैं समय नहीं देखता हूँ, क्योंकि जिसने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया है जी। वो मुझे कभी भी याद कर ले, क्योंकि इस फील्ड में मैं खुद से आया हूँ सार्वजनिक बिल्कुल जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए नींद और दूसरी चीज़ों को यदि हम प्राथमिकता देंगे जी। तो फिर हमें इसमें नहीं आना चाहिए। इसमें इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे और पूछता जी। हूँ कि ये जो जिम कल्चर है वो देश में तो चाहे कभी भी आया हो, लेकिन अपने बीकानेर में इससे पहले भी जिम थे, लेकिन वो देसी जिम थे। हर तरफ व्यायामशालाएं हुआ करती थी, बच्चों को तैयारी किया जाती थी। लेकिन जैसे ये अखाड़े जो हैं वो जिम में तब्दील हुए, बहुत सारी चीज़ें बदल गई, और बहुत कुछ बदलने के साथ ही खान पान पर भी बदल गया। अभी जो जिम के इंस्ट्रक्टर होते हैं वो जिमिंग करने के बाद में ये भी कहते हैं कि आप ये खाओ और इस तरह का ये फूड है, ये प्रोटीन है, ये है, वो है। तो इसको लेकर के लगातार एक विवाद चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये नहीं खाना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी राय क्या है इसमें? क्योंकि जिम का जो कल्चर है वो अखाड़ों का कल्चर बीकानेर का ट्रेंड रहा है। सबसे पहले इसको जिम का कल्चर जो है वो स्वर्गीय आदरणीय प्रोफेसर R.K. रंगा जी ने सबसे पहले बीकानेर में ये लेके आए। और मैं कहता बहुत इसमें बड़े सम्मान से ही कहता हूँ कि रंगा जी ने जो सपना देखा था उसी कारण में बीकानेर में आज इतने जिम हुए और इतने खिलाड़ी बीकानेर से हुए। लेकिन जो आप जो कह रहे हैं कि जिमों में जो जाते हैं, पहले एक देसी खुराक हुआ करती थी, दही दूध घी इन चीज़ों पर लोग ज़्यादा तवज्जो देते थे। आजकल एक जिमों में ट्रेंड चल गया है कि फूड सप्लीमेंट्स हो गए, उसके बाद में आर्टिफिशियल चीज़ों पर आ गया कि केमिकल हो गए, स्टेरॉइड्स हैं, इंजेक्ट है, टैबलेट्स हैं। बहुत से जिमों में ये कॉमन हो गया कि आप जल्दी जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में कोई भी जिम में जा रहा है वो उसको सजेस्ट करते हैं कि आप ये इंजेक्शन लगवा लो, आप ये गोली खा लो। तो मैं कहता हूँ ये ब्लैक पार्ट है।
ठीक जैसे बात। काले रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता, जी। तो जिसने भी जिम में जाके जल्दी जल्दी के चक्कर में कोई इंजेक्शन और गोली खा ले, जी तो वो 2-3 महीने तो आपको फर्क दिखाएगा, जी लेकिन उसके बाद में आपकी नेचुरल ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। जी तो इसलिए हमेशा समय ज़रूर थोड़ा ज़्यादा लगेगा, आपको नेचुरल डाइट के साथ में और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये इसका तरीका है, बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब अगर जिम की बात करें, चाहे आपके राजनीतिक सफ़र की बात करें, जी दोनों में आप कहते हैं कि सतत संघर्षशील रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, तरीका इसका यही होता है, लेकिन आजकल सबको जल्दी जल्दी हर एक चीज़ में रिजल्ट चाहिए, जी तो वो शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है शॉर्टकट्स में आपको एक बार क्षणिक तो उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, जी। लेकिन लॉन्ग टाइम आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये थे अरुण व्यास जी, जिनका ये मानना है कि व्यक्ति को सतत संघर्षशील रहना चाहिए। अगर व्यक्ति संघर्षशील है तो उसको मिलेगा, उसको अभीष्ट भी प्राप्त होगा। आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।